हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी मतलब किसी ना किसी ऐसे इंसान को जरूर देखा है जो कुछ ही हफ्तों में कोडिंग सीख लेता है। हाँ, या फिर अचानक से फर्राटेदार स्पेनिश बोलने लगता है। बिल्कुल। या फिर गिटार पर कोई बहुत ही मुश्किल धुन बड़ी आसानी से बजाने लगता है। और दूसरी तरफ बाकी लोग होते हैं जो महीनों तक सिर्फ बेसिक्स में ही उलझे रहते हैं। और फिर सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या इनके पास कोई जादुई दिमाग है? मतलब ये इतना तेज कैसे कर लेते हैं? यही तो। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी रहस्य को खोलने वाले हैं। हमारे पास जाने माने लेखक और हाई परफॉर्मेंस विशेषज्ञ स्टीवन कॉटलर के कुछ बहुत ही शानदार नोट्स हैं। और आज का हमारा मुख्य मिशन इसी बात को डिकोड करना है कि 10 गुना तेजी से कैसे सीखें, यानी हाउ टू लर्न 10x फास्टर। एकदम सही। क्योंकि कॉटलर का मानना है कि असंभव लगने वाले लक्ष्य तय करना दुनिया का सबसे आसान काम है। मतलब कोई भी कागज पर लिख सकता है कि उसे $1 बिलियन की कंपनी बनानी है। हाँ, या ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है, लिखना तो बहुत आसान है। बिल्कुल। असली चुनौती उस स्किल गैप में आती है। आज हम जहाँ खड़े हैं और भविष्य में जहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके बीच का जो फासला है, उसी को पाटना सबसे बड़ा खेल है। और इसी स्किल गैप को भरने के लिए कोटलर एक बहुत ही धारदार सिद्धांत देते हैं। वो कहते हैं कि सीखने की गति ही सफलता की गति है। स्पीड ऑफ लर्निंग इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सक्सेस। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। स्पीड ऑफ लर्निंग ही सफलता तय करती है। हाँ, देखिए, अगर कोई इंसान किसी नई तकनीक को या नए बाजार को औसत से 10 गुना ज्यादा तेजी से सीख सकता है, तो वो अपने प्रतिस्पर्धियों से वैसे ही बहुत आगे निकल जाता है। और आज के समय में तो ये और भी ज़रूरी है। मतलब हर तरफ इन्फो ओवरलोड है, जानकारी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में जो लोग नई चीज़ें तेज़ी से सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा एक शॉर्टकट की तरह काम करेगी। हमें दिमाग में बैठे कुछ पुराने जालों को साफ करना होगा। बचपन से हमें एक रटी रटाई बात सिखाई गई है। वो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली बात। हाँ, बिल्कुल, कि अभ्यास ही इंसान को पूर्ण बनाता है। कोटलर के अनुसार ये सीखने की प्रक्रिया का सबसे बड़ा भ्रम है। मैं भी यही सोचने लगा था। ये भ्रम इसलिए खतरनाक है क्योंकि केवल अभ्यास करने से कोई परफेक्ट नहीं बनता। उनके नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि केवल करेक्टेड प्रैक्टिस यानी सही सुधार के साथ किया गया अभ्यास ही काम आता है। एकदम सही। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कोई इंसान गोल्फ खेलना सीख रहा है, लेकिन उसकी जो स्विंग टेक्निक है वो पूरी तरह गलत है। अब वो उसी गलत टेक्निक के साथ रोज 1000 बार बॉल को हिट कर रहा है। वो गोल्फ में बेहतर नहीं हो रहा है। वो बस उस गलत स्विंग को अपनी मसल मेमोरी में और गहरा बसा रहा है। मतलब वो उस गलती को करने में ही मास्टर बन चुका है। बिल्कुल। बिना सही दिशा की गई मेहनत अक्सर इंसान को पीछे धकेल देती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि सीखने की असली प्रक्रिया कैसे काम करती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है जिसे 4 स्पष्ट चरणों में बांटा जा सकता है। हाँ, उन 4 चरणों का जिक्र नोट्स में बहुत विस्तार से है। अगर किसी भी नई स्किल को मास्टर करना है, तो ये ब्लूप्रिंट समझना ही होगा। तो पहला चरण है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यानी अचेतन अक्षमता। ये वो अवस्था है जहां अज्ञानता ही आनंद है। इंसान को ये पता भी नहीं होता कि उसे क्या नहीं आता। एकदम सही। जैसे कोई छोटा बच्चा किसी को कार चलाते हुए देखता है, उसे लगता है कि कार चलाना दुनिया का सबसे आसान काम है। बस स्टीयरिंग व्हील को गोल गोल घुमाना है। हाँ, उसे गियर, क्लच, ब्रेक या ट्रैफिक के नियमों का कोई अंदाजा ही नहीं होता। वो अपने कमियों से पूरी तरह अनजान है। फिर आता है दूसरा चरण, और यहां से असली परीक्षा शुरू होती है। इसे कहते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यानी सचेतन अक्षमता। ये वो पल है जब वो बच्चा बड़ा होकर पहली बार खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है। तब अचानक दिमाग की बत्ती जलती है। और तब उसे एहसास होता है कि बाप रे, स्टीयरिंग के साथ साथ पैरों को भी कंट्रोल करना है, साइड मिरर भी देखने हैं, सामने वाली गाड़ी से दूरी भी बनानी है। बिल्कुल। उसे अपनी कमजोरी का पूरा सच दिखाई देने लगता है और ये एहसास बेहद असहज और डराने वाला होता है। नोट्स के मुताबिक यही वो डिप या गिरावट वाला बिंदु है जहां दुनिया के ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना कि ये मेरे बस की बात नहीं है। वो असहजता बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यही असहजता आम लोगों और एलीट परफॉर्मर्स के बीच की असली दीवार है। हाई परफॉर्मर्स इस डर से भागते नहीं हैं, वो इसके बीच से गुजरकर तीसरे चरण तक पहुंचते हैं, जो कि है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, सचेतन क्षमता। हाँ, इस चरण में इंसान कार चला तो लेता है, लेकिन उसे अपना पूरा फोकस लगाना पड़ता है।
वो रेडियो बंद कर देता है, किसी से बात नहीं करता, पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि कब क्लच दबाकर गियर बदलना है। बिल्कुल, काम हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च करके। ये प्रक्रिया भी स्वाभाविक नहीं हुई है। और जब कोई इंसान इस तीसरे चरण में लगातार डटा रहता है, तो वो अंततः चौथे और सबसे जादुई चरण में प्रवेश करता है, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अचेतन क्षमता। अब स्किल पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो चुकी है। अब वही इंसान ऑफिस से घर तक कार चलाकर पहुंच जाता है, रास्ते में फोन पर बात भी कर लेता है, गाने भी सुन लेता है। और उसे याद भी नहीं रहता कि उसने कब ब्रेक लगाया या गियर बदला, सब कुछ अवचेतन स्तर पर खुद ब खुद हो रहा है। सही कहा। लेकिन इस दूसरे चरण से चौथे चरण तक का जो सफर है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर निर्भर करता है, और वो है फीडबैक लूप। तेज सीखने का सीधा सा मतलब है तेज फीडबैक। फास्ट लर्निंग इक्वल्स टू फास्ट फीडबैक। बिल्कुल। अगर हम गहराई से देखें तो कोई भी एलीट परफॉर्मर अंधेरे में तीर नहीं चलाता। अगर कोई ओलंपिक एथलीट ट्रैक पर दौड़ रहा है तो उसका कोच हर मिलीसेकंड का हिसाब रखता है। वो तुरंत सुधार या इमीडिएट करेक्शन की तलाश में रहते हैं। हाँ, अगर फीडबैक मिलने में 1 महीने का समय लगेगा तो सीखने की गति भी 1 महीने पीछे हो जाएगी। ये बात सच है कि जब कोई हमारी गलतियां हमारे चेहरे पर बताता है तो ईगो को ठेस पहुंचती है, इंसान को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन यही वो कड़वी दवा है जो विकास की गति को रॉकेट की तरह बढ़ाती है। अपने मैट्रिक्स को लगातार ट्रैक करना और तुरंत फीडबैक लेना ही 10 गुना स्पीड का रहस्य है। और कॉटलर इसी सिद्धांत को एक प्रैक्टिकल 10x लर्निंग फॉर्मूला में पिरोते हैं। इस फॉर्मूले का सबसे पहला कदम बहुत दिलचस्प है, एक स्पष्ट टारगेट स्किल चुनना। हाँ, लक्ष्य धुंधला नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहना कि मुझे कंप्यूटर सीखना है। लक्ष्य सटीक होना चाहिए, जैसे मुझे वीडियो एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग सीखनी है। बिल्कुल। और दूसरा कदम सबसे अहम है, उस बड़ी स्किल को छोटी छोटी माइक्रो स्किल्स में तोड़ना। क्योंकि एक पूरा पहाड़ एक साथ नहीं चढ़ा जा सकता। अगर वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो पहले सिर्फ क्लिप्स को काटना सीखें, फिर ऑडियो सिंक करना सीखें और उसके बाद इफेक्ट्स पर जाएं। सही कहा। तीसरा कदम है अपनी क्षमता के बिल्कुल अंतिम छोर यानी एज पर अभ्यास करना, जहां काम थोड़ा सा मुश्किल लगे। चौथा कदम है तुरंत फीडबैक लेना। और अंत में पांचवा कदम आराम करना और फिर से दोहराना, रेस्ट एंड रिपीट। इस रेस्ट एंड रिपीट वाले हिस्से में एक बहुत ही गहरी वैज्ञानिक सच्चाई छुपी है। देखिए, सीखना कोई एक सीधी रेखा नहीं है जहां बस रोज ग्राफ ऊपर ही जाता रहे। वो एक लहर या वेव पैटर्न की तरह होता है। हाँ, इसे एक लर्निंग वेव की तरह विजुअलाइज करें। पहले इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर पुश करता है, नई जानकारी को दिमाग में डालता है, फिर उसे रुककर रिकवर करना होता है। और इसी रिकवरी के दौरान दिमाग उस नई जानकारी को प्रोसेस करके इंटीग्रेट करता है, यानी उसे पुरानी यादों के साथ जोड़ता है। बिल्कुल। और इसके बाद फिर से अगला पुश आता है। अगर कोई बिना रिकवरी के सिर्फ पुश करता रहेगा तो उसका दिमाग जानकारी को स्टोर करना बंद कर देगा और सीधे बर्नआउट की स्थिति आ जाएगी। ये वेव पैटर्न सीधे तौर पर हमारे दिमाग की बनावट से जुड़ा हुआ है। कॉटलर के नोट्स में न्यूरोप्लास्टिसिटी का बहुत प्रमुखता से जिक्र है। हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी ने विज्ञान की पुरानी सोच को पूरी तरह पलट दिया है। पहले मानते थे कि एक उम्र के बाद दिमाग फिक्स हो जाता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है, जिसे किसी भी उम्र में नया आकार दिया जा सकता है। इसे एक घने जंगल के रूप में सोचें। जब हम पहली बार कोई नई चीज सीखते हैं तो हम उस घने जंगल में एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, झाड़ियां होती हैं, कांटे होते हैं, लेकिन हर बार जब हम उस स्किल को दोहराते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं। हम उस जंगल के रास्ते से झाड़ियां हटाते जाते हैं और कुछ समय बाद वो एक कच्ची पगडंडी से एक पक्का हाईवे बन जाता है। और उस न्यूरल हाईवे को सबसे तेजी से बनाने का भी एक तरीका है। वो तरीका है लर्निंग के स्वीट स्पॉट को खोजना। ये मानव मनोविज्ञान का एक बेहद दिलचस्प पहलू है। सबसे मजबूत ग्रोथ तब नहीं होती जब हम सबसे मुश्किल काम कर रहे होते हैं। वो तब होती है जब चुनौती हमारी मौजूदा स्किल से बस थोड़ी सी ही ज्यादा होती है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। हाँ, उदाहरण के लिए अगर कोई शतरंज का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी किसी 5 साल के बच्चे के साथ खेलेगा तो काम इतना आसान होगा कि उसे बोरियत होने लगेगी। बिल्कुल। उसका दिमाग शट डाउन हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर उसे सीधे विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के सामने बिठा दिया जाए तो चुनौती इतनी बड़ी होगी कि उसे एंग्जाइटी या घबराहट होने लगेगी। वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। तो बोरियत और घबराहट के बीच का जो पतला सा रास्ता है वही स्वीट स्पॉट है। हल्का सा स्ट्रेच,
हमेशा उस चुनौती को चुनना जो हमारी क्षमता से बस 10 या 15% बेहतर हो। यही हल्का सा खिंचाव हमारे दिमाग को चुनौती देता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी को ट्रिगर करता है। लेकिन जब हम सीखने की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि हम अपनी ऊर्जा किस दिशा में लगा रहे हैं। किसी भी स्किल में सैकड़ों चीजें सीखने को होती हैं। शुरुआत कहाँ से की जाए, ये बड़ा सवाल है। और यहीं पर कॉटलर 80-20 का नियम यानी पेरेटो सिद्धांत को लाते हैं। 80-20 का नियम इस पूरी प्रक्रिया में गेम चेंजर है। दुनिया की लगभग हर स्किल में 20% तकनीकें या फंडामेंटल्स ऐसे होते हैं जो 80% परिणाम देते हैं। औसत लर्नर्स हर चीज को एक साथ सीखने की कोशिश में उलझ जाते हैं, जबकि एलीट लर्नर्स लेजर शार्प फोकस के साथ पहले उन 20% कोर फंडामेंटल्स को मास्टर करते हैं। बाकी की सारी जटिलताएं या फैंसी चीजें बाद के लिए छोड़ दी जाती हैं। नोट्स में पब्लिक स्पीकिंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। अगर किसी को स्टेज पर जाकर बेहतरीन भाषण देना सीखना है तो उसके कोर फंडामेंटल्स क्या हैं? आवाज पर नियंत्रण, बातों और शब्दों में स्पष्टता और भाषण का स्ट्रक्चर। बिल्कुल। अगर किसी ने इन 3 चीजों पर महारत हासिल कर ली तो उसका 80% काम हो गया। वो एक प्रभावी वक्ता बन जाएगा। स्टेज पर चलते हुए फैंसी जेस्चर्स करना, हाथों को खास तरीके से हिलाना, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। लेकिन विडंबना देखिए, ज्यादातर लोग शुरुआत में ही किसी टेड टॉक स्पीकर की नकल करने के चक्कर में फैंसी दिखने की कोशिश करते हैं और मूल बातें ही भूल जाते हैं। और फैंसी चीजों पर फोकस करने से सिर्फ समय बर्बाद होता है। वैसे समय बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण है मल्टीटास्किंग। आज के कॉर्पोरेट और डिजिटल कल्चर में एक साथ कई काम करने को एक खूबी की तरह पेश किया जाता है, लेकिन न्यूरोसाइंस साफ कहता है कि मल्टीटास्किंग सीखने की प्रक्रिया के लिए जहर के समान है। जब हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है तो बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है। तेज सीखने के लिए सिंगल टास्क फोकस चाहिए, एक बिल्कुल शांत, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन या रुकावट वाला माहौल। कॉटलर इसके लिए 90 मिनट की डीप सेशन का फॉर्मेट सुझाते हैं। इस 90 मिनट की डीप सेशन के कुछ सख्त नियम भी हैं। फोन दूसरे कमरे में होना चाहिए या पूरी तरह से बंद, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई ईमेल नहीं। और लक्ष्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए, जैसे इस 90 मिनट के खत्म होने पर मैं इस खास कोडिंग लैंग्वेज का ये एक फंक्शन मास्टर कर चुका हूँगा। इस तरह का डीप फोकस जब किसी स्पष्ट और हल्की सी चुनौतीपूर्ण स्किल के साथ जुड़ता है तो इंसान के अंदर एक बायोलॉजिकल चमत्कार होता है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो कोई मोटिवेशनल शब्द या कोई जादू नहीं है, ये एक सिद्ध न्यूरोबायोलॉजिकल अवस्था है। जब कोई पूरी तरह से किसी एंगेजिंग चुनौती में डूब जाता है तो उसका दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है। इस अवस्था में दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है ना? हाँ, इस अवस्था में हमारा दिमाग डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन और आनंदामाइड जैसे पावरफुल केमिकल्स रिलीज करता है। और ये केमिकल सिर्फ खुशी नहीं देते, डोपामीन पैटर्न रिकॉग्निशन को तेजी से बढ़ाता है। बिल्कुल, यानी दिमाग नई जानकारी के बीच के संबंध या लिंक बहुत तेजी से खोजने लगता है। इसके साथ ही फ्लो स्टेट मेमोरी रिटेंशन को भी कई गुना बढ़ा देता है। जो चीज फ्लो की अवस्था में सीखी जाती है उसे भूलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक अंतर समझना जरूरी है। क्या इसका मतलब ये है कि 90 मिनट तक बस किसी चीज को आंख बंद करके दोहराते रहना काफी है? बिल्कुल नहीं। कॉटलर नोट्स में सचेत अभ्यास यानी डेलिब्रेट प्रैक्टिस और माइंडलेस अभ्यास के बीच एक स्पष्ट लकीर खींचते हैं। माइंडलेस अभ्यास का मतलब है बिना किसी इरादे के चीजों को बार बार दोहराना। जैसे जिम में कोई व्यक्ति ईयरफोन लगा के गाने सुन रहा है और बिना अपने फॉर्म या पोस्चर पर ध्यान दिए बस वजन उठा रहा है। वो पसीना तो बहा रहा है लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत कम होगी। इसके ठीक विपरीत होता है डेलिब्रेट प्रैक्टिस या सचेत अभ्यास। इसमें इंसान पूरे होशो हवास में एक विशिष्ट लक्ष्य के साथ काम करता है। इसमें फोकस्ड रेपिटेशन शामिल होता है। अगर टेनिस का अभ्यास हो रहा है तो लक्ष्य सिर्फ बॉल को हिट करना नहीं है, बल्कि कोर्ट के एक खास कोने में बॉल को बाउंस कराना है। और हर शॉट के बाद तुरंत फीडबैक लिया जाता है। क्या मैंने रैकेट सही पकड़ा था? क्या मेरे पैरों का मूवमेंट सही था? और जैसा हमने पहले बात की, यह हमेशा स्ट्रेच जोन या स्वीट स्पॉट में होता है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस थका देने वाली होती है क्योंकि इसमें दिमाग पूरी तरह से शामिल होता है। और जब कोई इतनी गहराई से डेलिब्रेट प्रैक्टिस करेगा तो एक बात पक्की है, गलतियां होंगी और असफलता भी मिलेगी। हर शॉट परफेक्ट नहीं हो सकता। और यहीं पे कॉटलर का वो नजरिया सामने आता है जो आम लोगों और एलीट परफॉर्मर्स को पूरी तरह अलग कर देता है। फेलियर या असफलता को देखने का नजरिया। दुनिया में ज्यादातर लोग असफलता को अपनी पहचान या आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। अगर वो गणित के सवाल में अटक गए
तो वो ये नहीं कहते कि ये सवाल मुश्किल था। वो कहते हैं कि मैं गणित में बेवकूफ़ हूँ या मैं कभी ये नहीं सीख सकता। यही वो ट्रैप है जहां ग्रोथ रुक जाती है। हाई परफॉर्मर्स अपनी भावनाओं और अपनी ईगो को इस पूरी प्रक्रिया से पूरी तरह अलग कर देते हैं। उनके लिए गलती या असफलता कोई व्यक्तिगत हार नहीं है, ये सिर्फ डेटा है। बिल्कुल, डेटा है। ये एक स्पष्ट फीडबैक है जो बता रहा है कि वर्तमान तरीका काम नहीं कर रहा है। जब असफलता से भावनाएं हटा दी जाती हैं, तो इंसान पैटर्न देखने लगता है। वो एक वैज्ञानिक की तरह अपनी ही गलतियों का विश्लेषण करता है, रणनीति बदलता है और फिर से प्रयास करता है। और जब कोई व्यक्ति इस वैज्ञानिक तरीके से अपनी गलतियों से सीखता हुआ एक-एक करके नई स्किल्स मास्टर करता चला जाता है, तो वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जिसे कॉटलर स्किल स्टैकिंग कहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए किसी एक चीज में दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान होना जरूरी है, टॉप 1% में आना। लेकिन सच ये है कि टॉप 1% में पहुंचना बेहद मुश्किल है। इसके बजाय अगर हम कुछ पूरक स्किल्स या कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स को आपस में मिला दें, तो हम अजय बन सकते हैं। अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। स्किल स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट असल में 2 और 2 5 करने जैसा है। नोट्स में इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए किसी के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, वो अच्छा बोलता है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग अच्छा बोलते हैं। अब अगर वो इंसान इसके साथ डिजिटल मार्केटिंग की स्किल भी सीख ले और साथ ही स्टोरी टेलिंग को भी जोड़ ले, तो समीकरण पूरी तरह बदल जाता है। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग, ये तीनों मिलकर एक मैसिव लेवरेज तैयार करते हैं। अब वो सिर्फ एक वक्ता नहीं है, वो एक ऐसा ब्रांड बिल्डर बन गया है जो अपनी बातों से दुनिया के किसी भी कोने में बैठा प्रोडक्ट बेच सकता है। इस तरह का तालमेल इंसान को बाजार में सबसे अलग बना देता है। लेकिन इन सब चीजों में डेलिब्रेट प्रैक्टिस, फ्लो स्टेट, स्किल स्टैकिंग, इनमें दिमाग की बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। बहुत ज्यादा। और अगर हम नोट्स के अंतिम लेकिन सबसे अहम हिस्से पर नजर डालें, तो वो है शरीर और दिमाग की रिकवरी। हम अक्सर काम और सीखने की धुन में नींद को अपना दुश्मन मान लेते हैं। लोग बड़े गर्व से बताते हैं कि मैंने तो रात भर जागकर पढ़ाई की। लेकिन साइंस के नजरिए से ये सीखने की प्रक्रिया की हत्या करने जैसा है। नींद के महत्व को अक्सर बहुत अंडररेट किया जाता है। जब कोई जागते हुए कुछ सीखता है तो वो जानकारी दिमाग में बहुत ही कच्चे रूप में होती है। लेकिन जब इंसान गहरी नींद में सोता है, केवल तब उसका दिमाग उस दिन भर की सीखी गई जानकारी को कंसोलिडेट करता है। आसान भाषा में कहें तो नींद के दौरान ही दिमाग सेव का बटन दबाता है और कच्ची जानकारी को पक्की यादों या मसल मेमोरी में तब्दील करता है। अगर कोई नींद में कटौती कर रहा है, तो वो असल में अपने दिमाग को जानकारी सेव करने से रोक रहा है। रिकवरी कोई लग्जरी नहीं है, ये बायोलॉजिकल रूप से विकास की सबसे बुनियादी जरूरत है। तो अगर हम कॉटलर के इन सारे बेहतरीन सिद्धांतों को एक रोजमर्रा के प्रैक्टिकल 10x लर्निंग रूटीन में बदलना चाहें, तो इसका एक बहुत ही स्पष्ट ढांचा सामने आता है। दैनिक स्तर पर हर सुबह अपनी उस माइक्रो स्किल को पहचानें जिस पर काम करना है। फिर एक ऐसा स्ट्रेच गोल तय करें जो आपकी मौजूदा क्षमता से बस थोड़ा सा ज्यादा हो। इसके बाद फोन बंद करके बिना किसी रुकावट के 90 मिनट की डीप डेलिब्रेट प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस खत्म होते ही तुरंत फीडबैक लें और अपनी गलतियों या डेटा को एक जर्नल में लिखें ताकि पैटर्न समझ आ सके। और साप्ताहिक स्तर पर हर वीकेंड बैठकर अपनी स्किल ग्रोथ का रिव्यू करें और अगले हफ्ते के लिए अपनी चुनौती के स्तर को 10-15% और बढ़ा दे। ये रूटीन सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही विस्फोटक होते हैं। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटे तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। असंभव लक्ष्य हमें दूर और डरावने केवल इसलिए लगते हैं क्योंकि हम अपनी मौजूदा स्किल्स के चश्मे से उन्हें देख रहे होते हैं। जब स्किल गैप बहुत बड़ा होता है तो पहाड़ चढ़ना नामुमकिन लगता है। लेकिन यही तो कॉटलर के नोट्स का असली जादू है। अगर हम अपने सीखने की स्पीड को 10 गुना कर लें, तो वो विशाल लगने वाला स्किल गैप बहुत तेजी से सिकुड़ने लगता है। स्टीवन कॉटलर का मुख्य संदेश एक गहरी सच्चाई बयान करता है। हम दुनिया में टैलेंट को बहुत ज्यादा पूजते हैं। टैलेंट असल में ओवररेटेड है। जिस चीज की असली ताकत को अंडररेट किया गया है, वो है इंसान के सीखने की गति। औसत लोग धीरे सीखते हैं, एक ही जगह अटके रहते हैं, जबकि एलीट लोग हर दिन खुद को बेहतर बनाकर तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। जो तेज सीखता है, अंत में वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। और जब किसी इंसान की सीखने की प्रक्रिया इस कदर अजेय हो जाती है, तब उसके लिए दुनिया का कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में न्यूरोप्लास्टिसिटी और डेलिब्रेट प्रैक्टिस का विज्ञान
एक बहुत ही उत्तेजक विचार छोड़ जाता है। ये कुछ ऐसा है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या? अगर ये सच है कि हमारा दिमाग हर दिन सचेत अभ्यास से खुद को पूरी तरह से रीवायर कर सकता है, नए रास्ते बना सकता है, तो क्या हमारी पुरानी गहरी आदतें, हमारे डर या हमारी जो भी कमजोरियां हैं, वो वास्तव में हमारी पहचान का हिस्सा हैं ही नहीं? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, क्या वो केवल वर्षों के गलत अभ्यास और बिना फीडबैक के दोहराई गई गलतियों का ही नतीजा है? और अगर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी महज एक गलत अभ्यास है, तो क्या उसे सही फीडबैक और डेलिब्रेट प्रैक्टिस के जरिए किसी भी दिन जड़ से मिटाया नहीं जा सकता?